सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम की, तो जिस भी स्टूडेंटों के पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो ये बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के पास भी है और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट के पास भी है। तो जिसने भी सब्जेक्ट ले रखा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 3 में 4 चैप्टर थे। तो यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 का सेकंड चैप्टर। तो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के वॉर एंड पीस, यानी कॉन्सेप्ट इशू। हमारे यूनिट नंबर 3 है और इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने पार्ट फर्स्ट में करा है। अब सेकंड टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट एंड इशू में, उसमें हमें पढ़ना है वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे के बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए आपको, तो ऑल यूनिट्स जो है इसकी वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। आप ओनली 50 रुपीज़ में ये ले सकते हैं मुझे मैसेज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि युद्ध और शांति जो है, जो हमारा चैप्टर हमें पढ़ना है, तो उसका परिचय, इंट्रोडक्शन। तो युद्ध और जो शांति है वो मानव इतिहास की दो सबसे महत्वपूर्ण और परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। मतलब युद्ध और शांति हमेशा एक दूसरे के विरोधी ही होते हैं। तो यहाँ युद्ध जो है वो विनाश, हिंसा और संघर्ष का प्रतीक होता है। वहीं शांति जो है वो मानव समाज की स्थिरता, सहयोग और विकास का मार्ग होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में कहूँ तो युद्ध और जो शांति है उसका जो अध्ययन है वो जो वैश्विक स्थिरता, यानी जो पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड की जो स्थिरता है उसको, उसकी शक्ति का भी संतुलन करती है और उसकी सामूहिक सुरक्षा भी करती है और उसके मुद्दों को भी समझने के लिए अत्यधिक आवश्यक बनाती है। तो इतिहास गवाह है कि युद्ध जो है, युद्ध की जो विभीषिका ने राष्ट्र को तबाह किया है। तो जब भी युद्ध हुए हैं उससे कोई ना किसी का नुकसान हुआ है, जबकि शांति जो है उसकी स्थिति ने क्या करा है, सभ्यता को पनपने और विकास करने में योगदान दिया है। ये हमें इतिहास से हम देखते आ रहे हैं। तो अब जानते हैं हम युद्ध क्या होता है, युद्ध की अवधारणा क्या है। तो युद्ध एक संगठित और हिंसक संघर्ष है जो कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होती है। यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम राज्य को पढ़ रहे हैं कि राज्य के बीच युद्ध क्यों होता है। तो ये दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है, यानी स्टेट, यानी जो होती है ना, मतलब स्टेट इसमें कहते हैं कंट्रीज को। तो दो से ज्यादा कंट्री के बीच में होती है, या समूह के बीच में होती है, या देश के बीच में होती है, तो उसको युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध का जो उद्देश्य है वो आमतौर पर राजनीतिक होता है, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे अगर होगा तो किसी की सत्ता हड़पने के लिए होगा, चाहे आर्थिक होगा, जैसे कि हो रहा है ना रूस और इसमें इजराइल में, रूस, तो क्या हो रहा है, इजराइल और इसमें हो रहा है हमास में, ईरान में, और जो रूस और जो यूक्रेन है उसमें हो रहा है। तो यूक्रेन पे रूस क्यों वार कर रहा है और इजराइल भी जो युद्ध हो रहा है उससे क्यों हो रहा है, वहाँ की आर्थिक जो, वहाँ का जो संसाधन है ना, तेल के खदान वदान, तो वो पाने के लिए ही होती है। और सामाजिक हितों की रक्षा करना भी यहाँ का प्राप्त होता है। इन युद्ध के कई कारण होते हैं और इसकी श्रेणी होती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय युद्ध होते हैं, युद्ध भी कई तरह के होते हैं। अंतरराष्ट्रीय युद्ध होते हैं जैसे कि हो रहे अभी रूस और यूक्रेन में। गृह युद्ध होते हैं, जैसे हमने गृह युद्ध होते हैं जो हमारे मतलब अंदर ही होते हैं, अब मतलब देश के अंदर होते हैं, जो आंतरिक युद्ध को कहा जाता है गृह युद्ध। प्रॉक्सी युद्ध भी होते हैं जो कि हम किसी के तौर पे कोई युद्ध करता है। तो युद्ध की अवधारणा अक्सर शक्ति के लिए होती है, मतलब दुनिया में अपनी शक्ति को दिखाना, और वर्चस्व के लिए होती है कि हम ही लीडर है इसके लिए, कि हमसे बड़ा कोई नहीं। और संप्रभुता के लिए होती है कभी युद्ध, यानी हमें किसी से आज़ादी चाहिए, किसी का वो नहीं चाहिए। और अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए ही क्या होती है, हमेशा लड़ाई होती है। तो लड़ाई होने का यही 3 कारण होता है। तो अब जानते हैं मेजर कॉजेस ऑफ वार। तो युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला युद्ध का कारण होता है कि राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद। तो युद्ध हमेशा अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हमेशा देखा होगा युद्ध क्यों होता है, राजनीतिक या क्षेत्रीय विवाद के कारण ही होता है। यानी सीमाओं
या संसाधन और राजनीतिक सत्ता के लिए होता है। यानी जैसे होता है ना, चीन और भारत में भी हुआ था या कहीं पे भी होता है, पाकिस्तान में, तो वहाँ की सीमा और वहाँ की जगह लेने के लिए होता है। तो राजनीतिक सीमा के लिए होता है, संसाधन के लिए होता है कि उस देश में या ये इलाके में बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा संसाधन होता है, तेल अच्छा उगता है या ये कुछ भी अच्छा होता है, तो उस जगह को हड़पने के लिए होता है। तो यही क्षेत्रीय विवाद होता है या राजनीतिक कारण होता है। दूसरा होता है सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष भी होता है युद्ध का, यानी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक युद्धों के बीच होता है। जैसे होता ना उसका हिटलर, आपने नाम सुना होगा, हिटलर ने यहूदियों को बहुत मतलब मारा था, बहुत कत्लेआम करा था। तो ये यहूदी धर्म और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, यहूदी धर्म को खत्म करने के लिए था। तो कह सकते हो कि सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष भी होते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था, बांग्लादेश, तो ये सब भी धार्मिक और सांस्कृतिक आप ले सकते हो। तीसरा कारण होता है कि आर्थिक हित होता है, यानी संसाधन और बाजार पर नियंत्रण करना होता है। तो तीसरा कारण युद्ध का ये होता है कि अगर हम युद्ध करके वो कंट्री जीत लेंगे या उस कंट्री को हरा देंगे, तो वो कंट्री की जो आर्थिक मतलब उन्नति है उसको हमें मिलेगा, मतलब वहाँ पे जो भी अच्छा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसका फायदा हम उठा सके, इसलिए होता है। चौथा कारण होता है सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी होती है युद्ध का कारण, यानी राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष होता है कि अपने देश को आजाद कराने के लिए और अपने देश को दूसरे देश से बचाने के लिए भी हम युद्ध करते हैं। तो युद्ध न केवल भौतिक होता है और मानव संसाधनों का नाश करता है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न करता है लोगों में। मतलब युद्ध से सिर्फ लोग नहीं मरते हैं, इसमें जो हमारे चाहे दो देशों के बीच जो लड़ाई हो रही है उन दोनों का संसाधन भी वेस्ट होता है, उन दोनों की जो समाज है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उन दोनों की राजनीतिक पे भी इफेक्ट पड़ता है और उन दोनों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं शांति क्या होता है, शांति की अवधारणा। तो शांति का अर्थ है कि हिंसा, संघर्ष और युद्ध की अनुपस्थिति, मतलब हिंसा ना हो, जहाँ संघर्ष ना हो, जहाँ युद्ध ना हो, उसी को शांति कहते हैं। तो यह मानव समाज में स्थिरता और सह अस्तित्व और आपसी सहयोग की स्थिति को बताता है। शांति की स्थिति में समाज का विकास होता है, विकास समृद्धि करता है और मानव अधिकारों का भी संरक्षण हमें देखने को मिलता है शांति में। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति ही नहीं है, मतलब युद्ध नहीं है तो शांति, हम ये नहीं कह सकते कि शांति है, बल्कि ये सकारात्मक शांति की दिशा में भी निरंतर प्रयास करता है कि मतलब वहाँ की जो कल्चर, नेचर और वहाँ का जो न्याय है वो भी अच्छा हो, जिसमें न्याय हो, लोगों में समानता हो, समान प्रभाव शामिल होता है। अब जानते हैं हम शांति की अवधारणा। तो शांति की अवधारणा के दो प्रमुख आयाम है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एक है नकारात्मक शांति होती है और एक होती है सकारात्मक शांति। तो नकारात्मक शांति क्या होती है, मतलब नेगेटिव पीस क्या होता है? ये युद्ध या हिंसा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। मतलब जो नेगेटिव शांति होती है उसमें बस ये होता है कि युद्ध नहीं होती है और हिंसा नहीं होती है, बल्कि जो पॉजिटिव शांति है उसमें क्या होता है, उसमें केवल हिंसा की अनुपस्थिति तो होती है, मतलब हिंसा तो नहीं होती, बल्कि लोगों में सामाजिक न्याय भी होता है, आर्थिक लोगों में समृद्धि भी होती है और राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है। उसको कहते हैं हम कि पॉजिटिव पीस है। तो शांति का मतलब ये नहीं कि बस युद्ध ना हो तो शांति है, इसको नकारात्मक शांति कहा जाता है। असली शांति उसे कहा जाता है जब समाज में शांति हो, समाज में न्याय भी हो, स्थिरता भी और समाज समृद्ध भी करे, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव पीस। तो युद्ध और शांति के प्रमुख मुद्दे क्या हैं आज की दुनिया में? तो हम कह सकते हैं कि युद्ध और शांति के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो आधुनिक युद्ध की प्राकृतिक है, यानी आज के युद्ध जो है वो पारस्परिक युद्धों से अलग है। मतलब जो पहले के युद्ध थे उससे बिल्कुल अलग युद्ध होते हैं। पहले क्या होते थे, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियार और साइबर युद्ध जैसी नई तकनीकों ने युद्ध की विनाशकारी दक्षता को बढ़ा दिया है। पहले युद्ध होते थे तलवार काटमार ऐसे होते थे, आपने देखा होगा महाभारत रामायण, या आपने उसको नेपोलियन को पढ़ा होगा, आपने सिकंदर को पढ़ा होगा, तो मतलब कैसे युद्ध होते थे अलग टाइप के। बट आज के युद्ध क्या होते हैं, परमाणु हथियार से होते हैं। मतलब कि नागासाकी और हिरोशिमा पे जैसे डाला था ना, तो क्या होता है कि आज के युद्ध बहुत डरावना हो गया है कि अगर किसी ने एक परमाणु बम छोड़ दिया तो आसपास के देश सब भी तबाह हो जाएंगे। और रासायनिक हथियारों का उपयोग होता है, मतलब केमिकल से। और आजकल के युद्ध में साइबर भी आ गया है, एक नया चीज कि अब युद्ध क्या हो गया है, अब हथियार से ना होके क्या हो गया, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो गया है। तकनीकों ने युद्ध की विनाशकारी दक्षता को बढ़ा दिया है। पहले युद्ध सिर्फ एक तरीके से होता था, तो हम कह सकते थे कि हाँ, हम युद्ध को समाप्त करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक जगह से खड़े होकर युद्ध लड़ सकते हैं। पर अब तो आपको हर क्षेत्र में आपको युद्ध दिखेगा। अब साइबर से कैसे बचोगे, रासायनिक हथियार से कैसे बचोगे, जिससे बचोगे दूसरा आपके सामने आ जाएगा। तो इसने वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती
पैदा कर दी है। विशेष रूप से परमाणु हथियारों ने के जो प्रसार हुए, इसने शांति के बीच संतुलन और अधिक संवेदनशील बना दिया है। तो अब जानते हैं कि इश्यूज इन वॉर एंड पीस जो है उसका दूसरा क्या है। तो दूसरा है कि शांति की स्थापना के प्रयास, यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने शांति स्थापना के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ बनाया गया है। तो ये क्या करता है, ये शांति स्थापना और संघर्ष जो होते हैं किसी दो देशों में, उसके संविधान के लिए बनाया गया है, पर काम तो नहीं करता है। होता तो आज जो यूक्रेन और इसका युद्ध हो रहा है तो उसको वो रुक जाता। और मानव अधिकार संरक्षण के माध्यम से शांति को बनाए रखने के लिए काम करता है कि मानव की रक्षा होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या चलता है, ये यूएनओ चलता है, पर काम नहीं कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बनाए गए हैं, आईसीजी, संघर्ष को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो कोर्ट है उसको कहा जाता है, मतलब दोनों पक्षों को सुनने के लिए, शांति की स्थापित करने के लिए ये बनाया गया, मतलब शांति को स्थापित करा जा सके दुनिया में, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, बट काम तो नहीं कर पाते ढंग से। तीसरा है शांति समझौता और कूटनीति की भूमिका, यानी राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद द्वारा युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप क्या करो, शांति समझौता करो। जैसे मोदी जी गए थे ना, जैसे रूस और यूक्रेन दोनों गए थे, उन दोनों की युद्ध रोकने के लिए, बोलने के लिए। जैसे ओस्लो समझौता हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में, कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे देश से बात कर लो और सुलझा लो उस लड़ाई को। या भारत पाकिस्तान के बीच भी शिमला समझौता हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। संघर्ष को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शांति और समझौता भी कर सकते हो। तो जो चौथा है, इसको पांचवा लिख रखा है, आप समझ लीजिएगा बस। तो मानव अधिकार और युद्ध, यानी युद्ध के दौरान मानव अधिकार का भी उल्लंघन होना एक प्रमुख चिंता का विषय बना रहता है लोगों में। युद्ध के समय नागरिक विशेष रूप से जो, देखो युद्ध तो होता है पर जो महिला और जो बच्चे होते हैं ना, उस पर सबसे ज्यादा हिंसा होने लगती है, अत्याचार होने लगते हैं, और ये सबसे गंभीर चुनौती बन जाती है। मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। आप युद्ध कर रहे हो तो दो देश में करो, पर क्या होता है, जैसे बांग्लादेश में भी आपने देखा और देख रहे हो हमास गाजियापट्टी, तो इसमें क्या होता है, युद्ध तो करता है, दो राजनीतिक तौर पे युद्ध होता है, पर वो उसका इफेक्ट किस पे, वहाँ के बच्चों और वहाँ की जो महिलाएं होती है उस पर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे जेनेवा संधि और युद्ध के दौरान मानव अधिकार की सुरक्षा बनाए रखे, इसलिए बनाया गया है ये। तो पांचवा है, यानी जिसको मैंने छठा लिख रखा है, यानी आतंकवाद और शांति। यानी आतंकवाद ने आधुनिक समय में शांति के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। अब देखिए, पहले होता था बाहर से हम युद्ध लड़ते थे, अब तो आतंकवादी आ जाते हैं, किसी और देश में संगठन, मतलब किसी और देश को ट्रेनिंग दे रहा होता है आतंकवाद के लिए, तो हमें पता लगता है कि वो देश ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। तो आतंकवादी संगठनों को समूह के कारण राज्य और जो गैर राज्य तत्व है उसके बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिसने वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को बाधित कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध भी कई बार अधिक हिंसा और अस्थिरता के कारण बनता है, जिससे शांति भंग होती है और जटिल हो जाती है इसकी प्रक्रिया। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कहूँ युद्ध और शांति के बारे में, युद्ध और शांति मानव समाज की अनिवार्य अवधारणाएं, जो कि होना ही होना है, जो कि इतिहास के हर दौर में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो युद्ध और शांति, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री चाहे कोई भी हिस्ट्री में शुरू से लेके आज तक देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। तो जहाँ युद्ध विनाश और अस्थिरता लाता है, वहीं शांति विकास लाती है और स्थिरता लाती है और सहयोग बढ़ाती है। आज के युग में युद्ध की जो जटिलता है, वो वैश्विक प्रभाव को देखते हुए शांति की दिशा में प्रयास अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा क्या करा जा रहा है, युद्ध को समाप्त करने, रोकने के लिए और मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए संगठन बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार शांति की प्राप्ति और युद्ध को रोकने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा 21वीं सदी की ये चुनौती है। तो आई होप आपको जो ये यूनिट है वो आपको समझ आई, यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।